Hello, good afternoon, everyone. Welcome to the next video lecture of economics. Today, I'm going to start your next topic, that is important question number 2, which is your Keynesian theory of employment. अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था, जिसमें हमने इन्फ्लेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को A to Z पढ़ा था. आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एग्जाम में बहुत आता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक क्वेश्चन है. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इस बार का जो आपका एलएलबी ऑनर्स है उसमें डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन उतने नहीं होंगे जितने आपके पिछली बार थे, बट इससे क्वेश्चन बहुत आता है, या मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जनरली हर साल आता है, काफ़ी रिपीट होता है. सो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का टॉपिक कीन्सियन थ्योरी. कीन्स, सबसे पहली चीज़ है कि कीन्स का पूरा नाम क्या है. तो कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है. कीन्स को वैसे जे एम कीन्स कहते हैं, बट इनका जो पूरा नाम है वो है जे फॉर जॉन, एम फॉर मेनार्ड और कीन्स सबको पता ही है. तो जॉन मेनार्ड कीन्स, अगर आप एग्जाम में ये लिखते हैं जेम कीन्स से जॉन मेनार्ड कीन्स, तो पहले ही आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा. मतलब एग्जाम को ये लगेगा कि हाँ यू मस्ट बी हैविंग सम नॉलेज, सिर्फ आपको उसे रट के नहीं आते. तो जॉन मेनार्ड कीन्स जिनकी हम बात करेंगे इस थ्योरी में, इन्होंने ये थ्योरी दी थी. देखिए लिखा है कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड एंड द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड लाइज फ्रॉम कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यानी कि इस थ्योरी में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इफेक्टिव डिमांड. यही इस थ्योरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. कहती क्या है ये थ्योरी? देखिए, द थ्योरी इज दैट द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी. कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? इफेक्टिव डिमांड, शॉर्ट में उसको ईडी कहेंगे, उस पर डिपेंडेंट है देश के. इन द इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ टोटल डिमांड. कह सकते हैं बिल्कुल, अगर देश में डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लोग जॉब्स, लोगों की ज़रूरत कम होगी, जॉब्स कम होगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? कम होगा, या अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं ज़्यादा होगा. तो ये बात कहीं काफ़ी हद तक लाजमी है और सही भी है कि बिल्कुल ये बात लॉजिकल है कि भाई किसी भी देश में अगर हमें ये देखना है डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो रोज़गार ज़्यादा होगा, लेकिन डिमांड कम होने पर बेरोजगारी की सिचुएशन आ जाएगी. तो ये बेसिकली क्या दिखाता है? ये बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन दिखाता है, जो कि इसमें बोला गया है. डेफिशिएंसी यानी कि टोटल डिमांड की कमी. Hence, Keynes' employment theory may be described as the demand efficiency theory. डिमांड एफिशिएंसी थ्योरी बताएगा कि डिमांड क्यों जरूरी है, इसलिए इफेक्टिव डिमांड वर्ड का यूज किया गया है. ठीक है, आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू कीन्स द टर्म इफेक्टिव डिमांड डिनोट्स द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द पीपल इन ए कम्युनिटी. द सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर constitutes effective demand into sector economy. In order to meet such demand, people are employed to produce all kinds of goods. यानी कि जो देश में कमी है किसी भी कंट्री में, उस डिमांड को पूरा करने के लिए डिमांड का इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें. क्यों? क्योंकि देश के लोगों को दोनों की ज़रूरत होती है, गुड्स की भी और सर्विस की भी. तो ओवरऑल जो इंसान कंज्यूम करता है, और एक चीज़ होती है इंसान खर्च करता है और कुछ पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करता है. तो यहाँ पर वही बात बोलेगी, कितना कंजम्पशन कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों? इफेक्टिव डिमांड से देश में. In order to meet such demand, people are employed to produce all kinds of goods. ऐसे कंडीशन में पीपल हर टाइप के गुड्स बनाते हैं. गुड्स कई टाइप के होते हैं, ठीक है. नेसेसरी गुड्स होता है, कंफर्टेबल गुड्स होता है, लग्जूरियस गुड्स होते हैं, और भी कई टाइप के गुड्स होते हैं. इस सारे टाइप के गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या फिर कह सकते हैं प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो ये बात कही थी किसने? जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनका मैंने नाम स्टार्टिंग में ही लिया था, उनके नाम को मैं फिर से हाईलाइट कर दूं. जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी थ्योरी, कौन सी थ्योरी? कीन्स की थ्योरी, जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, इसमें इन्होंने ये बात कही थी, जॉन मेनार्ड कीन्स ने. तो ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें इतनी सारी चीज़ें उन्होंने कही थी. और मेन थ्योरी जो है एम्प्लॉयमेंट की, उसका मेन कंटेंट या हीरो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि लिख के आ गए हीरो.
ठीक है। मेन जो इसमें एक्टिव पार्ट है, जो मेन बॉडी है इसमें, वो है बेस्ड है इफेक्टिव डिमांड पे। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो इसमें तीन चीजें बोली गई। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है सी प्लस आई प्लस जी। सी का मतलब यहाँ पर देखो लिखा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप कितना खर्चा करते हैं। आई का मतलब बोला है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि आप जो पैसा बचाते हैं उसको आप किस तरह से कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कितना खर्चा हमारे लिए करती है, क्योंकि हम सरकार को टैक्स पे करते हैं और उस रेवेन्यू सरकार हमारी भलाई के लिए खर्चा करती है। फाइन। तो ये बेसिकली सी प्लस आई प्लस जी है। ये आपके इफेक्टिव डिमांड को, या हम कह सकते हैं ओवरऑल डिमांड को दर्शाता है, शो करता है। ठीक है। अब देखो इसमें आगे दिया हुआ है employment increases only when total demand either increase from consumption side or from investment increases। अब देखो इस बात को बहुत ध्यान से समझना। एक चीज होती है कंजम्पशन और एक चीज होती है इन्वेस्टमेंट। अगर आप खूब सारी डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने की वजह से आप बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। या फिर आप बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छी चीज़ होती है। अगर आप बहुत पैसा अलग अलग जगह पे लगाते हैं तो भी कहीं ना कहीं देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, चीज़ें का ग्रोथ होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई। अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दैट कंजम्पशन इंक्रीजेज, अभी आप फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात बोली, कंजम्पशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम, यानी कि कंजम्पशन अगर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज इनकम के साथ, बट लेस प्रोपोर्शनेटली। As a result, there will be widening gap between income and consumption. Hence, to sustain the flow of expenditure, the gap must be fulfilled up by appropriate investment expenditure. देखो भाई, 100 बात की एक बात यह है, खर्च करना भी जरूरी है, यानी कि अपनी जरूरतें पूरी करनी जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। सिर्फ खर्च खर्च करने से काम नहीं चलता, आपको पैसे को बचाना भी होगा, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो कंजम्पशन जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी इन्वेस्टमेंट करना भी है, लेकिन इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। ये जो मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हैं, पैसा बचा ही नहीं रहे हैं, ये भी दिक्कत है। खर्च के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खर्च एकदम कम है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इतना सेविंग कर डाली, ये भी गड़बड़ है। तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, माइन्यूट जितना अफोर्ड कर रहे हैं उतना ही डिफरेंस इनके बीच में होना चाहिए, यही बात बोली जा रही है। नेक्स्ट देखो लिखा है, दिस मीन्स दैट द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड एंड रिजल्टिंग एम्प्लॉयमेंट कैन बी सस्टेन्ड ओनली इफ इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप पैसा अर्न कर रहे हो और आपकी धीमे धीमे इनकम जो भी आप अर्न कर रहे हैं, सैलरी अर्न कर रहे हैं बिजनेस से, जॉब से, अगर आप पैसा कमा रहे हो और आपका दिन ब दिन पैसा बढ़ रहा है, तो एक समय के बाद तो आपकी ज़रूरतें पूरी हो ही जाएंगी ना। एक टाइम के बाद आप पैसा सेव करना शुरू करेंगे, और जहां आपने पैसा सेव करना शुरू किया वहां इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो वही चीज आगे लिखी हुई है, दस अ डेफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड इज कॉज्ड व्हेन इन्वेस्टमेंट इनएडिक्वेटली फिल्स अप द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। यानी यही वो डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड है, जो कि खेल खेलती है। कब खेल खेलती है? तब खेल खेलती है जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बीच में काफी डिफरेंस आ गया था, गैप आ गया था। तो इफेक्टिव डिमांड की मदद से इस गैप को खत्म किया जा सकता है। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है सी प्लस आई प्लस डी, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो उसने कंजम्पशन को भी ले लिया, उसने इन्वेस्टमेंट को भी ले लिया, प्लस वो एक और चीज ले लेता है जी। जी यानी कि गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर। तो इससे सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। किससे? मेन हीरो से। मैंने पहले भी कहा था ये मेन हीरो है इस थ्योरी का, दैट इज इफेक्टिव डिमांड। ठीक है। इफेक्टिव डिमांड मतलब सी प्लस आई प्लस जी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं। Therefore, this results in creating unemployment in the country's economy. यहाँ पे बात बोली गई, unemployment in the country's economy. Hence, it may conclude that in order to promote employment, effective demand should be increased. Effective demand should be increased by increasing investment in the economy. बिल्कुल,
आप किसी भी देश में अगर इन्वेस्टमेंट लेवल पे फोकस करते हैं, क्योंकि सिर्फ कंजम्पशन से काम नहीं करता है, ये करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो रोजगार की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, और फिर वही चीज एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है इनकम से इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट से इनकम, ये रेगुलर चलती रहती है। एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, और ये साइकिल इट कीप्स ऑन मूविंग इन हियर एंड देयर, दैट्स इट, इज अ कंटीन्यूअस फ्लो। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। Since Keynes sought to explain the point of effective demand in a capitalist economy free from government intervention, he considered consumption and investment expenditure of the community relating to private individuals and enterprise only. कहने का मतलब है जो जॉन मेनार्ड कीन्स थे उन्होंने इफेक्टिव डिमांड की बात, फिर से इफेक्टिव डिमांड की बात आ गई। इफेक्टिव डिमांड यानी कि सी प्लस आई प्लस जी, जो भी इन्होंने बात कही थी इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए कही थी। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली वो होती है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर या बिजनेसमैन का बहुत हाई रोल होता है और सरकार का, देखो नाम लिखा भी हुआ है, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि सरकार ना के बराबर होती है, या फिर कह सकते हैं कि मौन धारण की होती है, या ना के बराबर होती है, ना के बराबर। फाइन, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इसको समझाया था। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया हुआ है, इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल आउटपुट। देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, देश की इनकम, और वो इनकम के बराबर देश में कितना उत्पादन हो रहा है। क्योंकि मैंने अभी बताया था प्रोडक्शन से लोग, प्रोडक्शन होगा तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों को पैसा मिलेगा, यानी कि इनकम जनरेट होगी। तो ये सारा जो खेल है ये आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। इसलिए इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल्स टू देश में जितनी इनकम हो रही है उसको देश में कितना आउटपुट हो रहा है उसके बराबर ये माना जाता है। Therefore, effective demand affects employment level of country, national income and national output. It declines due to, कब होता है आगे देखते हैं, due to mismatch of income and consumption, and this decline leads to unemployment. इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि अगर इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, सॉरी इनकम और कंजम्पशन के बीच में बेसिकली अगर कोई दिक्कतें होती हैं या हम कह सकते हैं कि कमी आती है तो उससे बेरोजगारी होगी, एक भी चीज़ गड़बड़ हुई और अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया और यहाँ तक किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, अब आते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग। ये पूरी जो मैंने बात कही थी ये बेसिकली केन्सियन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कही थी। इतना जॉन मेनार्ड कीन्स ने एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में इफेक्टिव डिमांड को मद्देनजर ये सारी बातें बोली हैं, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है कीन्स कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग अ कंप्लीट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेमेंडियस, particularly his views that employment depend upon output, which in turn respond to expected demand. Thus, while classical said that supply created its own demand, and Keynes' dictum was demand created its own supply. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कीन्स का ये मानना था, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को तो एकदम से कहते हैं हाईलाइट कर लो। कीन्स ने कहा था जो डिमांड होती है, यहाँ पे हम बात करें, कीन्स का कहना था डिमांड अपनी सप्लाई खुद क्रिएट करता है। लेकिन कीन से पहले जो लोग थे उनका मानना था, यानी कि जो पुराने इकोनॉमिस्ट है उनका मानना था सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता है। ये जेवी से ने कहा था। अब ये क्या है इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ये अलग क्वेश्चन है। तो इन्होंने इस बात को ही अपने प्रूव किया है कीन्स ने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने, कि किस तरह से डिमांड जो है वो सप्लाई को क्रिएट करता है। अच्छा, गलत भी नहीं कहा। लोगों को लगा था कि भाई मनोरंजन के लिए कब तक वो बायोस्कोप और सर्कस या चिड़ियाघर जाएंगे, टीवी की जरूरत पड़ी, आवश्यकता थी, मांग हुई, टीवी आया। फिर टीवी से लोगों को रंग बिरंगी पिक्चरें देखनी थी, तो रंग बिरंगी पिक्चरों के लिए सप्लाई हुई कलर टीवी की, जिसमें रिमोट से बार बार बटन जाके ना ठीक करना पड़े। फिर लोगों ने कहा खूब सारे चैनल में तो बड़ी बड़ी डिश छतरी आई,
फिर लोगों ने कहा कि अपने अपने घर पे लगा दे, तो टाटा स्काई आया। फिर कलर टीवी बहुत लंबा चौड़ा होता है, फिर कहा थोड़ा पतला टीवी, तो एलसीडी आया, देन एलईडी आया, देन स्मार्ट टीवी आया, और आगे देखो इन्वेंशन चलती रही। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज डिमांड क्रिएटेड इट्स ओन सप्लाई। ठीक है, तो ये डिमांड अपनी सप्लाई खुद क्रिएट करता है। इसलिए जेएन कीन्स की जो ये बात थी वो गलत नहीं थी, वो अपने आप में सही थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अब हम उस इफेक्टिव डिमांड के पॉइंट को पढ़ेंगे जिससे हम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। यानी कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल तभी पता चलेगा जब एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन यानी कि देश के लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं और देश में कितने लोग डिमांड के अनुसार सप्लाई की जा रही है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तभी ये बनेगा, क्योंकि डिमांड आप सबको पता है ऊपर की तरफ होती है, सप्लाई का सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया एक्चुअली। इसमें जैसे कि इसको और मैं रफ कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सप्लाई कब अपर टू द राइट होती है एंड डिमांड कब डाउनवर्ड टू द राइट होती है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हमेशा उसी पॉइंट पर होता है जब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, इसलिए इंटरसेक्शन वर्ड यूज होता है। ठीक है ना, उसी पॉइंट पर हम डिटरमाइन करते हैं हमारे देश में होने वाली इनकम। यानी कि इस पॉइंट पर जो एक पॉइंट निकल के आया, ये पॉइंट बताएगा कितना इनकम या फिर कितना एम्प्लॉयमेंट देश में होना चाहिए, तब जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को इंटरसेक्ट कहती है। ये मैंने तुम लोग को बहुत ही रफली बताया, एक आइडिया के रूप में बताया। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को हम देखते हैं तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये आपका इनकम या एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट शो कर रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड शो कर रहा है। ये जो लाइन है आपकी अपर टू द राइट है, ये एग्रीगेट सप्लाई की है और ये आपकी एग्रीगेट डिमांड की है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, इसमें लिख दे रहा हूँ मैं एडी और एडी1। सप्लाई से हम बात करें तो सप्लाई कभी भी क्या कहते हैं एकदम से नहीं होती, पहले वो जीरो होती है पर धीमे धीमे सप्लाई बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे सप्लाई धीमे धीमे बढ़ रही है। सी यानी कंजम्पशन और एस मतलब सेविंग्स। ठीक है ना, डिमांड सी प्लस आई, पहले डिमांड जो थी उसमें सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लिया गया था एग्रीगेट डिमांड, तो इसलिए डिमांड में कमी थी। फिर डिमांड बढ़ी सी प्लस आई प्लस जी यानी कि इफेक्टिव डिमांड हुई। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव डिमांड ने मैंने बताया था एडी1 सी प्लस आई प्लस जी, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सप्लाई कर्व तो दोनों पे इंटरसेक्ट कर रही है, एडी को भी कर रही है और एडी1 को भी कर रही है। तो यहाँ पर दो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेंगे, ई1 और ई2। तो यहाँ देखो ई1 से क्या शिफ्ट हो गया है, ई2 पे शिफ्ट हो गया है। इसलिए ये जो मैंने कहा था ना, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट पर इनकम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट में से कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ हमने वाई लिया है, वाई का मतलब इनकम। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम ई1 से ई2 शिफ्ट हो गया है तो इनकम भी y1 से y2 शिफ्ट हो गया, क्योंकि एडी भी एडी से एडी1 शिफ्ट हो गया। तो यही आपका 45 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, जो कि दिखाता है कि एग्रीगेट सप्लाई अपनी स्पीड में बढ़ती है, लेकिन डिमांड में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के साथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी होती है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में चेंजेस आते हैं। इक्विलिब्रियम में चेंज होने की वजह से इनकम में भी चेंज होता है और इनकम में चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपकी इफेक्टिव डिमांड दिखती है। ठीक है, तो ये था जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे इतना सब जिक्र किया। ठीक है, डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर डायग्राम आप सही बनाते हैं तो एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं कि जो मैंने किसी भी टीचर या बुक ने लिखा है आप वही लिखें, आप एक्सप्लेनेशन अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बशर्ते डायग्राम सही होना चाहिए विद प्रॉपर लेबलिंग। लेबलिंग मतलब डायग्राम में एक चीज़ के एक्सिस में क्या लिखा है, वाई एक्सिस में क्या लिखा है, ये क्या है वो क्या है, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक है, तो आपका उससे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये आज हम लोगों ने बात की जॉन मेनार्ड कीन्स की थ्योरी की, जिसमें इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे से समझाया था और अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग समझाया था। ठीक है, इतना ही आज की क्लास के लिए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए और अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड जस्ट रिवाइज योर सेल्फ एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।
तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।